तारीख 28 फरवरी 2026। जगह इजराइल का नेवाटिम एयरवेज, जहां F-35 विमानों का बेड़ा खड़ा था। लेकिन इस सुबह यहाँ का नज़ारा आम दिनों जैसा नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हैंगर के अंदर मैकेनिक्स और इंजीनियर्स विमानों में दुनिया की सबसे खतरनाक बंकर बस्टर मिसाइलें लोड कर रहे थे। पायलटों को आखिरी ब्रीफिंग भी दी जा चुकी थी। ठीक 6 बजे एक के बाद एक 25 फाइटर जेट्स ने रनवे को छोड़ा। इन फाइटर जेट्स की खासियत यह है कि उन्हें रडार नहीं देख सकता। यह इजराइल से उड़े, जॉर्डन और इराक के आसमान को पार किया और 8:15 तक यह ईरान के आसमान में दाखिल हो गए। उन्होंने सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम S-300 को जाम कर दिया। ईरानी ऑपरेटर्स को अपनी स्क्रीन पर सिर्फ धुंध दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा शायद कोई तकनीकी खराबी है और वे घंटों तक ईरान के एयर स्पेस में घूमते रहे। इधर सुबह के 9:35 में ईरान के तेहरान में आयतुल्ला खौमेनी का काफिला सरकारी परिषद में दाखिल हुआ। इजरायली जासूसों ने ग्राउंड से कंफर्म किया कि वह आ चुके हैं। खामेनेई उस वक्त एक बड़े हॉल में अपने 30 जनरलों के साथ बैठे थे। आसमान में उड़ रहे F-35 के पायलटों ने अपने टारगेट को लॉक किया। 9:40 पे इजरायली पायलटों ने बटन दबाया। पहला धमाका हुआ छत के बिल्कुल बीचों-बीच, दूसरा बम खिड़की के रास्ते अंदर आया और तीसरा धमाका उस बेसमेंट में हुआ जहां सुरक्षा के लिए बंकर बना था। सिर्फ 30 सेकेंड, धुआं और मलबे के सिवा वहां कुछ नहीं बचा। जिस शहर में सत्ता की हनक हुआ करती थी, वहां सिर्फ चीखे और मलबों का ढेर था। सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर ही ईरान के 30 सबसे बड़े रणनीतिकार और सबसे बड़े रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी थी। नमस्ते, मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं किस्सा कास्ट। आज की कहानी उस साजिश की है जो महलों में बैठकर लिखी गई और बारूद के धुएं में अंजाम दी गई। आज बात होगी उस सुबह की जब दुनिया के नक्शे पर एक देश की किस्मत फिर से लिखी गई, और यह समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या किसी देश के सुप्रीम लीडर को मारना इतना आसान है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सी ऐसी नफरत है जो एक ही खुदा को मानने वाले दो देश सऊदी और ईरान को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। अगर आज तेहरान की इमारतें गिर रही है तो इसकी नींव आज नहीं, 1979 की उस रात में रखी गई थी जब ईरान ने अमेरिकन सपोर्टेड शाह ऑफ ईरान को गद्दी से उतार फेंका था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब दुनिया को पता चला कि ईरान खामोशी से एटम बम बना रहा है। अगस्त 2002 में ईरान का एक विद्रोही गुट, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान कहा जाता है, उसने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने दो नाम लिए, नातांज और अराक। दुनिया को बताया कि यह तेहरान के करीब 200 किलोमीटर दूर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ईरान ने एक शहर बसाया है। वहां हजारों सेंट्रीफ्यूज दिन रात घूम रहे हैं। इनका काम था यूरेनियम को इनरिच मतलब शुद्ध करना, कि उसे बिजली नहीं परमाणु बम बनाया जा सके। जब सैटेलाइट ने उन जगहों की तस्वीर ली तो पता चला कि वहां कंक्रीट की ऐसी दीवारें खड़ी थी जिन पर आम बमों का कोई असर नहीं हो सकता। ईरान के इस सपने के पीछे एक दिमाग था, मोहसिन फखरीजादे। उन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का फादर कहा जाता था। अमेरिका और इजराइल को पक्का यकीन था कि फखरीजादे जो है प्रोजेक्ट अमाद चला रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर भारी टैरिफ लगाई और स्विस पेमेंट सिस्टम से भी बाहर निकाल दिया। इसके बाद शुरू हुआ इजराइल का शैडो वार। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत का सिलसिला शुरू हुआ। कभी किसी की कार में धमाका हुआ तो कभी किसी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। अब आया साल 2015। ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया जिसे कहा गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ओबामा ने सोचा कि अगर हम ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध हटा दें और उसे दुनिया के बाजारों से जोड़ दें तो शायद वो परमाणु बम बनाने की इरादा छोड़ दे। अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए पैसे जब ईरान को वापस मिले तो बदले में ईरान ने वादा किया कि वो अपने यूरेनियम को एक सीमा से ज़्यादा इनरिच नहीं करेगा। ओबामा ने इसे दुनिया के लिए एक सुरक्षित दिन बताया, लेकिन इजराइल और सऊदी अरब की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें पता था कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल परमाणु बम के लिए ही करेगा। फिर आया साल 2018। व्हाइट हाउस की कुर्सी पर एक ऐसा शख्स बैठा जिसने दुनिया की कूटनीति की परिभाषा बदल दी, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने इस डील को इतिहास की सबसे खराब डील करार दिया। उनका तर्क था कि ईरान इस समझौते की आड़ में दुनिया के आंखों में धूल झोंक रहा है। ट्रंप ने कैमरों के सामने इस समझौते को फाड़ दिया। उन्होंने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति लागू कर दी, ईरान के तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी, उनके बैंकों को दुनिया से काट दिया। ट्रंप का मकसद साफ था, ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दो ताकि वो खुद ही घुटनों पर आ जाए। 2025 तक ट्रंप के प्रतिबंधों ने ईरान का दम घोट दिया। ईरानी रियाल
कागज का टुकड़ा बन गई। एक भारतीय रुपए लगभग 15,000 से 17,000 ईरानी रियाल हो गए। बाजार में ब्रेड की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी एक सपना बन गई। जब पेट खाली होता है तो डर भी खत्म हो जाता है। 2025 के अंत में ईरान की सड़कों पर आज़ादी के नारे गूंजने लगे, लेकिन शासन ने इसका जवाब गोलियों से दिया। 50,000 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई, हजारों लोग मारे गए। ईरान के अंदर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। इजराइल और अमेरिका इसी मौके की तलाश कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या किसी देश के सुप्रीम लीडर को मारना इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। महीनों से सीआई के सिग्नल इंटेलिजेंस ने एक अजीब चीज नोट की थी। जब भी ईरान पर दबाव बढ़ता है तो खामेनेई जो है अपनी सुरक्षा के लिए किसी बंकर में नहीं बल्कि तेहरान के इसी पुरानी सरकारी परिसर में मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने ही घर में कोई बिक चुका है। रिपोर्ट्स बताती है कि खामेनेई के एक बेहद करीबी सलाहकार के फोन में एक ऐसा स्पाईवेयर डाल दिया गया था जो फोन बंद होने पर भी लोकेशन और कमरे की बातें रिकॉर्ड कर रहा था। अमेरिका को पता चल चुका था कि शनिवार की सुबह 9:30 पर ईरान के सभी सैन्य प्रमुख वहां आने वाले हैं। अब तारीख थी 28 फरवरी। सुबह के 9:35 हो रहे थे। कमरे के अंदर आयतुल्लाह खामेनेई एक मसनद के सहारे बैठे हुए थे। उनके सामने IRGC के जनरल और रक्षा मंत्री नक्शे बिछाए बैठे थे। चर्चा हो रही थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई कैसी होगी। तभी खिड़की के बाहर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो इजराइल का स्पाइस बम था जो लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी से लैस था और सीधे कमरे की खिड़की को निशाना बना रहा था जहां ये मीटिंग चल रही थी। 9:40 बजते ही आसमान में एक नहीं बल्कि 3 मिसाइलें एक के साथ एक निकली। पहली मिसाइल ने इमारत की छत को फाड़ा, दूसरी मिसाइल ने सुरक्षा में तैनात गार्ड्स के कमरों को मलबे में तब्दील कर दिया और तीसरी जो मिसाइल थी सीधे उस हॉल में आई जहां खामनेई मौजूद थे। धमाका इतना सटीक था कि इमारत की बाहरी दीवार खड़ी रही, लेकिन अंदर का सब कुछ, इंसान, फर्नीचर, डॉक्यूमेंट, सब जलकर राख हो गए। कहा जाता है कि खामनेई को संभलने का 1 सेकेंड भी नहीं मिला। महज 30 सेकेंड के अंदर वो शख्स जो आधी दुनिया को चुनौती देता था अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। उसके साथ बैठे 30 सबसे ताकतवर अधिकारी वहीं ढेर हो गए। इजराइल ने इस स्ट्राइक को नाम दिया सर्जिकल डिकैपिटेशन, यानी शरीर से सिर को अलग कर देना। हमले के तुरंत बाद सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ काला धुआं दिखाई दिया। जब ईरान की इमरजेंसी टीमें वहां पहुंची तो भयानक मंजर था। खामेनेई की पहचान करना भी मुश्किल था। उन्हें उनके अंगूठी और कपड़ों से पहचाना गया। लेकिन ये तो सिर्फ पहली चाल थी। इसके बाद इजराइल के 200 लड़ाकू विमानों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। समंदर से अमेरिका ने अपने टॉम हॉक मिसाइलों से भी हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरानी लोगों अपनी सरकार पर कब्जा कर लो, ये तुम्हारी है। लेकिन इसी बीच मिनाब प्रांत में एक मिसाइल रास्ता भटक गई और वो एक स्कूल में जा टकराई जहां 175 से ऊपर मासूम लड़कियां पढ़ रही थी। ईरान ने भी हमला शुरू किया। नाम रखा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4। देखते ही देखते दुबई का एयरपोर्ट जहां दुनिया भर से लोग आते थे वहां धमाके होने लगे। बुर्ज अल अरब जैसे होटलों से काले धुएं निकलने लगे। सऊदी अरब से लेकर बहरीन तक हर जगह मिसाइलें की बारिश होने लगी। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगी। जंग अभी भी जारी है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि इस हमले का प्रेशर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका पर बनाया था। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब, जो खुद एक मुस्लिम कंट्री है, वो ईरान को मिटाने पर क्यों तोला है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। सऊदी अरब खुद को सुन्नी इस्लाम का गढ़ और मुस्लिम दुनिया का लीडर मानता है। वहीं ईरान जो है शिया मुसलमानों की आवाज़ है। सऊदी को डर है कि अगर ईरान परमाणु ताकत बना तो पूरे मिडिल ईस्ट की कमान तेहरान के हाथों में चली जाएगी और सऊदी का कद छोटा हो जाएगा। ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपनी पैठ बना ली है। यमन के हूती विद्रोहियों ईरान के इशारे पर सऊदी के तेल कुओं पर हमले करते हैं। सऊदी को लगता है कि ईरान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस अपने देश को एक नया और आधुनिक रूप दे रहे हैं। उन्हें डर है कि ईरान का कट्टरपंथी शासन उनके देश के युवाओं को भड़का सकता है या वहां अस्थिरता पैदा कर सकता है। खैर, ये सब देख के एक ही बात समझ में आता है कि सियासत के इस खेल में कोई किसी का सगा नहीं। यहाँ धर्म से बड़ा धंधा है और दुआओं से बड़ी दौलत। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए किस्सा कास्ट। जय हिंद।